चलिए वेलकम गाइस। अध्ययन वर्ल्ड पे आप हैं रणधीर सर के साथ केमिस्ट्री में। अच्छा, नीट 2026 का जो आपको दो पार्ट में हमने कहा था कि आपको जो है पूरे का केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन डिस्कशन हम कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा 45 क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन था, इसीलिए एक बड़े लंबे वीडियो में करने से ज़्यादा अच्छा था कि छोटे छोटे टुकड़े में हम दो पार्ट में कर दें, जिसमें से हमने सेकेंड पार्ट आपको कर दिया जहाँ पे हम 78 क्वेश्चन तक जो है 46 से 78 तक डिस्कस किए। अब ये पार्ट थर्ड जो है, इस पार्ट थर्ड में हम 79 से लेकर के 90 तक क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर अभी हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज तक 10 साल विगत 10 साल में नीट में इतने आसान नहीं पूछे गए। हाँ, गलती से एक आध क्वेश्चन अगर थोड़ा सा तो वो मान सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये इस साल का जो पेपर है ये हम लोग को आने वाले नीट 2027 का भी हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न दे रहा है। कभी भी गलतफहमी में मत रहिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कोचिंग वाले बैठे हुए हैं उसके चक्कर में मत आइए। क्यों नहीं आइए? क्योंकि वो आपको ले जाएगा, 1 लाख 2 लाख का पैसा वसूली करता है, लेकिन मान के चलिए वो क्या करेगा, सीधा जाइएगा नीट के नाम पर, मेडिकल कंप्लीट करवाने के नाम पर बिना मतलब का आपको अनाप शनाप जो है डिस्कशन करता है। एनसीईआरटी को छोड़ के दुनिया का सारा डिस्कशन कर लेगा, लेकिन एनसीईआरटी नहीं करेगा, क्योंकि अगर गलती से वो एनसीईआरटी करेगा तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। तो आप बच्चों पे और अभिभावक पे डिपेंड करता है कि आप पैसा लुटाने में विश्वास रखते हैं या नॉलेज को, रिलीवेंट नॉलेज को लेने में विश्वास रखें, ताकि कंपटीशंस आसानी रूप से आप कर सकें। ये आपके विवेक पे है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों के विवेक पे है कि बच्चे सही में नीट क्रैक करना चाहता है या फिर अपने समाज या पड़ोसी या दूसरे पे इंप्रेशन करने के लिए 1 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च करने में विश्वास करता है। चलिए, ये आपके विवेक पर है, आप सोचते रहिए। 79 क्वेश्चंस में क्या पूछा है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, 1 2 3 4, यानी ये ऑप्शन है, और इसमें कह रहा है कि चारों में से आप हमें बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो करेक्ट वाले को आंसर नहीं लगाना है, जो इनकरेक्ट होगा आपके सोच से उसको लगाना। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि 107 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये ध्यान रखिए, पूछा है तो आपने पढ़ा होगा। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है 107 एटॉमिक नंबर वाले का आईयूपीएसी नेम, आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। अच्छा, जानते हैं 100 एटॉमिक नंबर से ऊपर वाले के लिए आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा नेमिंग किया जाता है, जिसमें उसके नंबर को है, एक सर्टेन नंबर के लिए नंबर है। जैसे 1 के लिए हम लोग लिखते हैं, 1 के लिए लिखते हैं अन, अच्छा 0 के लिए लिखते हैं नील, और 7 के लिए लिखते हैं सेप्ट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका जो हो जाएगा अन नील सेप्टियम, ये इसका नाम होगा, अननील सेप्टियम। क्या नाम होगा? अननील सेप्टियम। तो इसको आप कर सकते हैं, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा यूएनएस, पहला लेटर कैपिटल, ये हो गया आईयूपीएसी नेम। तो इसका मतलब इसमें देखिए, एक में दिया हुआ है 107 का अनसेप्टियम करेक्ट है, मतलब यह स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या दे रखा है। स्टेटमेंट 2 में दे रखा है हमारे पास में एक मैग्नीशियम एटम ले लिया, एक मैग्नीशियम आयन ले लिया, एक एल्युमिनियम ले लिया, और एक इसी का आयन ले लिया। अब कह रहा है कि इसके आयन के अनुसार से आप बताइए एक स्टेटमेंट कि मैग्नीशियम जो है, देखिए क्वेश्चंस का रखा है कि द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पेसीज अमंग द, मतलब पहले लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, अमंग द जो है मैग्नीशियम +2 को ये लार्जेस्ट बोल रहा है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये लार्जेस्ट, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। और इसे कह रहा है मैग्नीशियम +2 को क्या कह रहा है, ये मैग्नीशियम +2 को जो ये, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा पढ़ लें, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नहीं, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम +3 को लार्जेस्ट कह रहा है, एल्युमिनियम +3 को लार्जेस्ट कह रहा है। तो सर ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, और इसे स्मॉलेस्ट कह रहा है, मैग्नीशियम को स्मॉलेस्ट। अब आप देखिए, सिंपल सी बात रखें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एलिमेंट के केस में, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है छोटा होता है। इसका मतलब हो गया, अगर हम देखें तो मैग्नीशियम
से छोटा होगा एल्युमिनियम, ये तो क्लियर है। उसके बाद अगर देखें मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन इससे छोटा होगा, और एल्युमिनियम आयन जो होगा ये इससे छोटा होगा, और ये इससे भी छोटा हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो एल्युमिनियम +3 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन आ रहा है भाई, मैग्नीशियम। इससे छोटा कौन आ रहा है आपको, मैग्नीशियम के इसमें मैग्नीशियम +2, और इससे छोटा कौन आ रहा है, एल्युमिनियम, और इससे छोटा सबसे छोटा कौन आ रहा है आपको, एल्युमिनियम +3। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि इसने लिखा है स्टेटमेंट 2 में द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पेसीज अमंग द मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम +2 एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम +3 आर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम +2, यानी एल्युमिनियम को ये लार्जेस्ट कह रखा है, इसको कह रखा है लार्जेस्ट सब में, और मैग्नीशियम +2 को कह रखा है स्मॉलेस्ट, जबकि हम लोगों के हिसाब से स्मॉलेस्ट कौन हो रहा है, एल्युमिनियम +3 स्मॉलेस्ट हो रहा है, और लार्जेस्ट कौन हो रहा है, मैग्नीशियम। तो ये बात समझ में आया, तो गलत है सेकंड स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सेकंड आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा 80 क्वेश्चन नंबर जो है, 80 क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल चीज पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, कौन सा कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और जैसे हम नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट में ये इंक्रीज करता है। अच्छा इसमें क्या क्या 80 में 4-5 एलिमेंट का नाम दे दिया है, और कह रहा कि भाई इसमें मेटेलिक कैरेक्टर का सही क्रम क्या होगा। जैसे एक सोडियम दे रखा है, उसके बाद आपको देखिए सोडियम के बाद बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। सोडियम बेरिलियम दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, उसके बाद आपको इसमें दिया रखा है मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। अच्छा इतना तो गारंटी है, ये जो है ये आपको मेटल के कैटेगरी में आता है, सब जानते हैं। तो इसमें हम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका देखेंगे, सोडियम का। इससे कम किसका हो जाएगा आपको, मैग्नीशियम का। इससे कम किसका हो जाएगा, बेरिलियम का, ध्यान रखिए। और इससे कम किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। और सबसे कम किसका हो जाएगा, फास्फोरस का। तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सोडियम में है, सबसे ज्यादा किसमें है, सोडियम में। और सबसे कम, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, फास्फोरस से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जो है सोडियम में है। ये तो कोई अंधा आदमी भी बता सकता है। दिस इज द करेक्ट मेटेलिक ऑर्डर। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट है 80 में, ध्यान रखिएगा। अगर आपको 12 कोड नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपने पूरे यूट्यूब में 12 कोड को ही डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन 81 में क्या पूछा है आपको, बड़ा कितना आईयूपीएसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग से, वो भी सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल अल्केन का आपको नेमिंग पूछा। इससे ज्यादा आसान नोमेनक्लेचर आज तक पूछा ही नहीं है। चलिए आप देखिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम सिंपल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहला लक्ष्य क्या होता है, हमें जो है रूट वर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। रूट वर्ड के लिए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स है। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए 3 रूल आता है। नंबरिंग का रूल फॉर नंबरिंग जो आप पढ़े होंगे, रूल फॉर नंबरिंग। रूल फॉर नंबरिंग के लिए 3 रूल है। रूल नंबर 1, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, यानी आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है जुड़ा हुआ एक से ज्यादा, उसका लोएस्ट सम रखना है। जिस तरफ से लोएस्ट सम होगा वही नंबरिंग का साइड आपको एक्सेप्ट होगा। और अगर लोएस्ट सम सेम हो तो लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, यानी जिस तरफ से फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंट सबसे कम पोजीशन पे होगा उसी साइड को एक्सेप्ट होगा। और अगर ये भी कॉमन हो जाए तो एक तीसरा रूल होता है नंबरिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नंबरिंग करते हैं, लेकिन ये कब लेते हैं, ध्यान रखिएगा, व्हेन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड्स आर सेम। जब दोनों तरफ से आप नंबरिंग करें
और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट सेम हो जाए तब हम लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, और इसका नंबरिंग करें अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अगर करते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। अच्छा देखिए, अगर दोनों तरफ से देखें तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट यही आ रहा है 3, और इधर से भी देखें तो 3 ही आ रहा है। तो इसमें ये ही रूल को ओबे करना पड़ेगा, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको ये वाला नंबरिंग जो है, ये नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे क्या है, 3 पे इथाइल है, फिर 5 पे क्या है आपको, 5 पे मिथाइल है, और फिर आपको टोटल रूट वर्ड कितना हो गया, 1 2 3 7 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। खत्म, जिसे तो नाम। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो है आ रहा है, कौन सा आ रहा है, थर्ड नेम सही है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा देखिए, 82 क्वेश्चंस में क्या किया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2, यानी 2 कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है। ये कॉलम मैचिंग मतलब लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्स का कुछ चार्टों का नाम दिया है, और लिस्ट 2 में कह रहा है भाई इसका ज्योमेट्री बताइए क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ही होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लीजिए आपको 2 है, तो इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री जो होगा वो लीनियर होगा। अच्छा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसका ट्राइगोनल होगा, और कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 है तो ये आपको स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये 4 वाले में थोड़ा सा है, और अगर 5 है तो इसके लिए ज्योमेट्री हो जाएगा आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिड हो जाएगा, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है। देखिए कुछ इस क्वेश्चन में दम नहीं है, पलक झपकते। अब बताइए इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है आपको, तो क्लोरीन मोनोडेंटेड है, अमोनिया भी मोनोडेंटेड है, 2 2 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें देखिए कितना है, 6 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप देखिए 5 है। तो इतना तो पकड़, लेकिन जहां तक 6 वाले में तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो सीधा ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, है ना। और 5 वाले में भी कोई परेशान कंफ्यूजिंग नहीं है, इसमें भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड बोल देंगे। जरा समस्या 4 वाले में, 4 वाले में देखिए अगर वीक लिगेंड्स है, इसको बोलते हैं वीक लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, वीक लिगेंड्स। तो वीक लिगेंड के केस में इसका क्या होता है, आपको टेट्राहेड्रल होता है, यानी sp3 होगा टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे अमोनिया जो है प्लेटिनम के साथ अगर देखें तो अमोनिया का क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, इसीलिए ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। आप इस हिसाब से जो है आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस आपको देखिए क्या आ रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन आ रहा है, 82 का 4। 82 का 4 का मतलब हो गया ए में थर्ड, ए में देखिए थर्ड। अच्छा ये थर्ड है, तो ए का थर्ड क्या है, देख लीजिए थर्ड का स्क्वायर प्लेनर है, करेक्ट है, तो यानी ये आपको थर्ड है, ये हमने करेक्ट आंसर लिख दिया है। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए। बी में क्या हो रहा है भाई, बी में फर्स्ट हो रहा है, देख लीजिए बी में फर्स्ट हो रहा है, यानी ये आपको फर्स्ट में ऑक्टाहेड्रल दे रखा है। अच्छा सी में क्या हो रहा है भाई, थर्ड हो रखा है, तो सी में आपको थर्ड हो रखा है। सी में थर्ड क्या है भाई, तो थर्ड आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, नहीं सी में थर्ड क्या है, सी में फोर्थ, सॉरी सी में फोर्थ, सी में फोर्थ हो रहा है, गलत हो गया यहाँ पे, सी में फोर्थ हो रहा है यानी टेट्राहेड्रल। और डी में क्या हो रहा है भाई, तो डी में आपको देख लीजिए, डी में आपको हो रहा है सेकेंड ट्राइगोनल बाइपिरामिड, खत्म। तो ये आपको, चलिए जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप देखिए, हम ट्रिक्स थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है कि सर हमारा 2027 में एक भी क्वेश्चन ना छूटे,
हम जो है हमारे कलम से एक्सरे निकले और बिना कॉपी कलम छुए हुए हम टिक लगा दें, तो आपके पास में एक ही सॉल्यूशन है कि मेरे सारे लाइव क्लास को आप कवर कीजिए। हर चैप्टर का हम लाइव क्लास पूरे साल देंगे। तो इसके लिए आप अध्ययन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं। 83 में आपको 2026 के जो नीट पेपर में पूछा है, 83 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया है जिसमें आर, आर मतलब रिएक्टेंट और पी मतलब प्रोडक्ट। कह रहा इस रिएक्शन के लिए द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन आर, यानी कंसंट्रेशन को आर सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट किया है, वर्सेस टाइम, यानी आर और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। तो बताइए ये ग्राफ को देख करके ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो आपको एक बच्चों बता दें, हम आपको स्टूडेंट ध्यान रखिए कि जब भी हम हर ऑर्डर के लिए कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस होता है, ऑर्डर स्पेसिफिक इक्वेशन, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम देखें, ऑर्डर स्पेसिफिक में सिंपल में आप देखें x इजकल टू के टी, ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए होता है, सॉरी ऑर्डर यहाँ पे आप लिख दें, तो ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए, करेक्ट। इसको हम x मतलब जो खर्च हो चुका है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो इसको हम a माइनस एक्स मतलब लेफ्ट कंसंट्रेशन इजकल टू a माइनस के टी भी लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। तो देखिए a माइनस एक्स मतलब जो बचा r का लेफ्ट कंसंट्रेशन, तो इसको क्या कहा है, क्वेश्चन सेटर ने कहा कि इसको r मान लीजिए, और a को जो इनिशियली लिया गया था इसको r नॉट मान लीजिए, के टी, ये जीरो ऑर्डर में आ गया। तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या होगा, y एक्सिस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है कंसंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम, तो ये देखिए ये इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ क्या आ रहा है, y इजकल टू c माइनस एम एक्स। तो देखिए ये r वर्सेस x मतलब टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किए, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट r नॉट, स्लोप इज माइनस के, रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। कितना आसान है। तो पहला ही आपको टेस्ट करने में फट से आ गया। तो हर ऑर्डर का स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड काइनेटिक इक्वेशंस होता है। रेस्ट ऑर्डर का भी हम आपको बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा जो डिटेल क्लास है उस पर आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 2027 में आप इंजॉय करें और मजा लें एग्जाम में। और नीट में 720 में 720 नंबर अगर लाना है तो हमारे जो अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे टीम है ना, बेस्ट टीम है, ठीक है। देखिए चलिए 84 नंबर क्वेश्चंस बड़ा आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं सवाल है। आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ध्यान रखिए, तो एक चीज आपको हर टीचर या किताब में ही एनसीईआरटी में पहला लाइन ही लिखा हुआ है, बहुत तरह के एम्बीडेंटेड बहुत तरह के लिगेंड्स होते हैं। एम्बीडेंटेड का कहावत है कि इट कैन बी ओनली मोनोडेंटेड, सिर्फ मोनोडेंटेड ही लिगेंड्स हो सकता है, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही एम्बीडेंटेड हो सकता है। मतलब पॉलीडेंटेड कैन नॉट बी एम्बीडेंटेड, कभी भी ये एम्बीडेंटेड नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बेस्ट लाइन है एनसीईआरटी का। देखिए तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, देखें पलक झपकते हुए एनसीईआरटी पढ़े, टिक लगा दीजिए। अब बहुत बहुत बड़ा तोप खा बंदूक खा से पढ़े हैं तो राम राम कीजिए, ऐश कीजिए पूरे जिंदगी भर, है ना। तो देखिए EN, सर ये तो इसका फुल फॉर्म इथाइलिन डायमीन होता है। क्या होता है, इथाइलिन डायमीन होता है, और ये बाइडेंटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सलेट C2O4-2, ये भी बाइडेंटेड है, ये हो नहीं सकता। अच्छा ये इथेन 1,2 डायमीन, इसी का ही IUPAC नेम है, सेम यही EN है, ये भी बाइडेंटेड है, ये भी हो नहीं सकता। बचा एक थायोसाइनेट, यही है थायोसाइनेट मतलब SCN, ये देखिए यही होता है। इसमें या तो सल्फर या नाइट्रोजन, तो यही है थायोसाइनेट। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी आपको ये भी लिगेंटिंग कर सकता है, तो हो गया थायोसाइनेट। तो कौन कौन लिगेंड ध्यान रखिएगा, SCN मोनोडेंटेड है, ये एम्बीडेंटेड हो सकता है। CN ये भी मोनोडेंटेड है, हो सकता है। NO2 ये भी हो सकता है। ये सब थोड़ा सा क्या है, ये सब मोनोडेंटेड है एंड ये एम्बीडेंटेड भी हो सकता है।
कितना आसान सवाल है, फोर्थ आंसर हो जाएगा, टिक लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है 85, 85 में क्या पूछा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अब टाइम टेकिंग है, इसमें हम आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में या इसके सॉल्यूशन के जो लाइन लेंथ है इसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है, करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A B और ये 2C सब गैस है। इस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है -10 किलो जूल, एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड दिया हुआ -44 जूल पर केल्विन, और कह रहा है कि इस रिएक्शंस को देख करके दिए हुए डाटा से आप ये पता कीजिए 298 केल्विन पे आइडेंटिफाई कीजिए डेल जी नॉट के वैल्यू के साथ कि भाई ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको देखिए जब भी हमें किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी पता करना होता है तो कहता है कि अगर डेल जी नॉट लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव है, तो रिएक्शंस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल जी नॉट जो है आपको ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव है, तो रिएक्शंस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन उस टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये खेल कहां पे आ गया कि आपको डेल जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए समस्या बढ़ गया, तो डेल जी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। तो देखिए हमें डेल एस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारा वैल्यू डेल एच रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, डेल एस कितना दिया हुआ है आपको 44, माइनस साइन है ध्यान रखिएगा, तो माइनस जैसे ही साइन हो गया तो 44 ये माइनस है, इसको थोड़ा सा साइन के साथ खेलना है, साइन के साथ नहीं खेलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन सर फंस गए, यहाँ पे डेल एच नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर डेल एच नहीं दिया हो तो आपने पढ़ा होगा एक रिलेशनशिप बिटवीन डेल यू एंड डेल एच, यानी हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल यू नॉट प्लस डेल एन गैस आर टी। यहां फॉर्मूला निकाल लीजिए, अब यहां पे डेल यू आप सब रख दीजिए, तो कितना होगा -10 किलो जूल है, ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो यूनिट पे बना लीजिए। अच्छा डेल एन जो क्या है, डेल एन, तो इस क्वेश्चन में डेल एन हम रिएक्शन से निकालते हैं, तो देखिए डेल एन जो होगा सिर्फ गैसियस के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है आपको देखिए 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो ये देखिए 2 - 3 यानी ये -1 आ रहा है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8.314 जूल है, लेकिन ये किलो जूल में है, तो आप 10⁻³ कर लें, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298, इसे आप कैलकुलेट कर लें तो डेल एच यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहां से डेल एच को उठा करके वहां रख दीजिए, और डेल एच उठाने के बाद आप इसका वैल्यू रखिए, तो इसका आंसर आपको आएगा, यानी डेल जी जो आएगा 0.63568 किलो जूल, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो डेल जी का वैल्यू आएगा आपको +0.6 के आसपास, 0.635 के आसपास। ये कैलकुलेशन में थोड़ा हमको टाइम लगेगा, आप घर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 0.63 ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल, ये डेल जी आ जाएगा। अच्छा प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट्स व्हाई ऑप्शन आंसर इज 2, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट, तो रिएक्शंस नॉन, ये ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन देखिए 12 कोड में 2 सेकेंड, करेक्ट। देखिए 86 क्वेश्चन में कितना आसान है, बॉन्डिंग चैप्टर से है, आपने पढ़ा होगा, इसको आप रिडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कह रहा है ओजोन, ओजोन को जानते हैं O3 होता है, तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3, इसका एक स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर दिया है, कहा फॉर्मल चार्ज बताइए, तो जब आप लेविस स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में पढ़े होंगे तो वहां पे फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे निकालने का फार्मूला दिया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, उस एटम के पास पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते हैं, इसके बाद उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, माइनस कर देते हैं, और प्लस इसमें आपको 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ये फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे निकालने का। यहाँ पे Ve क्या है
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास, ठीक है। Ne क्या है, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी उस एटम के पास नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, उसकी संख्या। और Be क्या है, उसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस इतना ही करना है, इसी के लिए आपको लेविस स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ता है। चलिए हम पहले निकालते हैं 2 पे। 2 ऑक्सीजन ये है, देखिए सेकेंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड ऑक्सीजन पे अगर हम निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर 2, तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, माइनस इसमें देखिए नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, यानी 4 नॉन बॉन्डिंग है। और फिर आप प्लस कर दीजिए 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड से 2 2 2 4, यानी 4 है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए हम इसको करें तो 2 तो कितना हो जाएगा 6, तो ये आपको 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। तो इस पे 0 फॉर्मल चार्ज है। चलिए हम निकालते हैं 1 पे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे। 1 पे देखिए तो कितना है आपको, अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में कितना है, 1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है। और इसमें अगर देखें नॉन बॉन्डिंग कितना है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में भाग नहीं लिया, -2, और प्लस कर दें इसके पास बॉन्डिंग कितना है, तो बॉन्डिंग में देखें ये 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। अगर आप चेक करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 6 - 5, यानी यहाँ +1 है, तो फर्स्ट पे +1 है। अच्छा, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए। जब इस पे +1 आ गया तो जाहिर सी बात है इस पे -1 होगा। तो कौन सा आंसर होगा, देखिए 0 + 1, यानी आपका कंपेरेटिव 2 1, तो 0 + 1 और थर्ड पे कितना है -1, 0 + 1 और -1, 0 + 1 -1, सेकेंड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में, अब हम समझते हैं अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। अब कोई संभावना नहीं है। कह रखा है कि 4 रिएक्शंस दे रखा है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का है। बताइए किस रिएक्शन में Kp और Kc बराबर नहीं होगा, ये आपको पता करना है। तो आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे एक रिलेशन आया होगा, Kp = Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू RT पे पावर डेल n। डेल एन में हम लोग गैसियस प्रोडक्ट का लेते हैं। तो डेल एन जो होता है ये होता है डेल एन गैस, मतलब मोल डिफरेंस, जिसमें हम लोग टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लेते हैं माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मतलब बैलेंस रिएक्शंस में कोफिशिएंट प्रोडक्ट की तरफ देखिए, रिएक्टेंट माइनस कर दीजिए। अब इस क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं कि यदि डेल एन का वैल्यू 0 होगा तो इसमें Kp बराबर Kc होगा। लेकिन अगर डेल एन का वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 0 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें Kp ≠ Kc होगा। यही हमको देखना है। तो क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में क्या है, बड़ा सिंपल है। इस रिएक्शंस में देखिए डेल एन अगर हम देखें तो दो प्रोडक्ट की तरफ 1 1 2, तो कितना होगा 2 - 2 दैट इज 0। इसमें भी देखें तो क्या हो जाएगा भाई 2 - 2, इधर भी 2 - 2, 0 आ रहा है। इसमें देखें तो इसमें देखें अगर हम लोग तो प्रोडक्ट में 2 है, 3 और 1 4, तो 2 - 4 इसमें -2 आ रहा है, मतलब यही होगा तीसरा। इसमें भी देखिए डेल, इसमें भी कितना है डेल एन आपको 0 आ रहा है। तो तीसरा रिएक्शन है जिसमें Kp ≠ Kc होगा, रेस्ट में सब में होगा। दिस इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में भी पूछा है, ये केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर 12 से है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको थोड़ा ध्यान से दीजिए कि भाई एक रिएक्शन है जिसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी लिख दिया है, और ये रिएक्शन एक सर्टेन टेम्परेचर T केल्विन पे हो रहा है, और इसके लिए एक इक्वेशंस लिख रखा है। ये जानते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से आया है। इस इक्वेशंस को देख करके आप इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। तो क्या करना है, इस रिएक्शंस में जो जो वैल्यू है इसको एक हम जानते हुए रिएक्शन से क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे। तो जैसे हमने अर्हेनियस का इक्वेशन देखा होगा, K = AE⁴ राइट। अगर हम इस तरफ दोनों तरफ ln लगा दें तो ये हो जाएगा ln A - EA/RT, ठीक है। अब देखिए ln K है, सॉरी ln K। अब आपको यही इक्वेशंस को आप इससे फॉर्मेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, ln K और ln A की जगह पे रख रखा है 14.34, और यहाँ पे EA की जगह पे देखिए ये रखा है 1.25 × 10⁴/T, मतलब ये T।
तो अगर इस डाटा को देखिए तो ये आपको यही है, ये आर है। तो मतलब 1.25 जो इस इक्वेशन में दे रखा है इंटू 10⁴, ये एक्चुअली में है क्या, ये ई ए बाय आर है, ई ए बाय आर है। तो आपने को क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या निकालना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी यहीं से निकलेगा, ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1.25 इंटू 10⁴। आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1.987 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा। क्योंकि ये जो है देखिए, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कैलोरी में है और आंसर आपको किलो कैलोरी में दे रखा है। किस में दे रखा है, आंसर किलो कैलोरी में मांग रखा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या करें, ये 10⁻³ कर लें तो ये हो जाएगा, और 1.25 इंटू 10⁴ कर दें। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको घूम करके दिया जाएगा 24.84 किलो कैलोरी, ये आपको पर मोल, यही हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। कितना आसान है। देखिए ये क्वेश्चन 89 है और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से, कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या किया है, दो रिएक्शंस लिख दिया है, करा दोनों रिएक्शन, इसमें भी जेड आ रहा है, इसमें भी जेड आ रहा है, फाइनल ये सीक्वल में जेड आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। तो जेड जो है दोनों में, ये एक फॉल स्मेलिंग देता है। फॉल स्मेलिंग जब भी ध्यान रखिएगा, ये एक आइसोसाइनाइड अगर प्रोडक्ट होगा तो वो फॉल स्मेलिंग देगा, आइसोसाइनाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड को अगर आप KCN से दोगे, ध्यान रखना, जैसे आयनिक साइनाइड से अगर रिएक्शन कराओगे तो ये देगा अल्काइल साइनाइड। लेकिन अगर आप X जो यहाँ पे है सिल्वर AgCN मतलब कोवैलेंट साइनाइड से आप रिएक्शन करवाओगे तो ये दे देगा आपको C2H5NC, जिसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, ये दे देगा। तो ये क्या होता है, फॉल स्मेल होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, फॉल स्मेल होता है, यही टेस्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अल्काइल हैलाइड को जब भी हम आयनिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करवाएंगे तब तो हमको अल्काइल साइनाइड देगा, और अगर इसको सिल्वर साइनाइड मतलब इसे कोवैलेंट करेगा तो ये आपको फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड देगा। अब चलिए यहाँ पे करा है, ये आपको एमाइड है, आपको पता होगा ये क्या है, एमाइड है। और एमाइड में ब्रोमीन अल्कलाइन यानी बेसिक अल्कलाइन एक्वस बेसिक ब्रोमीन अगर देते हैं, अल्कलाइन ब्रोमीन देते हैं, तो इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका कन्वर्जन जो हो जाएगा ये फट से प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी एमीन मतलब C2H5 और ये यहाँ पे आ जाएगा आपको NH2। देखिए प्राइमरी एमीन आ गया, कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं आपको पता होगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, सीधा आपको ये यहां से हटाइए और इसको पीछे शिफ्ट कर दीजिए, है ना, तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अच्छा, एक और ध्यान देखिए, ये जो हॉफमैन होता है ये सिर्फ काम करता है ओनली, है ना, प्राइमरी एमाइड कैन बी कन्वर्टेड, ये सिर्फ प्राइमरी एमाइड ही कन्वर्ट होगा किसमें, प्राइमरी एमीन में। इसमें सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड रिएक्ट नहीं करता हॉफमैन डिग्रेडेशन में, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये एमीन आ गया। अच्छा, एमीन पे अब आप क्या करें, ये आपको देखिए क्लोरोफॉर्म है, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, और KOH अल्कोहलिक है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये आपको रिएक्शन में ये C2H5NC में कन्वर्ट कर देगा, यही तो है। तो X क्या हो जाएगा, सिल्वर साइनाइड, और Z क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। आंसर देख लीजिए कौन सा है, आंसर होगा X, देखिए फोर्थ आंसर है, X हो गया AgCN, Z हो गया आपको इथाइल आइसोसाइनाइड, तो आंसर इज फोर्थ। ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th जो चैप्टर है आपको इनऑर्गेनिक में। अच्छा, इसका वेटेज है, देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया है ना। एक पहले भी क्वेश्चन था जिसमें आपको लिगेंड्स के बारे में पूछा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन होता है, उसके बाद ऐसे ही ज्योमेट्री के बारे में पूछा है बैचिंग में,
तो और यहाँ पे पूछ दिया है आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा, इस तरफ आइसोमेरिज्म का नाम है, राइट। अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल्स में, तो ऑप्टिकल में ध्यान रखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल शो करता है, और ध्यान रखिए ये देता है, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर जो है प्लेनर नहीं देता है ऑप्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर हम लोग देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है स्क्वायर वाला देगा और 6 कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल वाला देगा, ठीक है। और यहां पे देखिए ऑप्टिकल में क्या होगा, 4 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर प्लेनर नहीं देगा, लेकिन ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल देगा। तो यहां पे ये देगा और ये देगा, 4 और 6 वाला देगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या है। तो यहां पे देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा 4 है, अभी जस्ट कॉम्प्लेक्स में इसमें निकाले थे ज्योमेट्री, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल तो नहीं देगा, जो भी देगा ये ज्योमेट्रिकल देगा, है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल देगा, तो इसके आगे में ये कौन सा देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि दो लिगेंड सिस और ट्रांस दोनों लिगेंड डिफरेंट है, दे देगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ये ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा ऑक्टाहेड्रल है और तीनों लिगेंड सेम है, सिमेट्रिकल है, तो ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं देगा, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम्बीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अपना लिगेंड्स एटम को बदल सकता है, तो ये आपको क्या दे देगा भाई, लिंकेज आइसोमेरिज्म दे देगा। लिंकेज, एम्बीडेंटेड जो होता है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म देता है। यहाँ देखिए वाटर है और बाहर में क्लोरीन है, तो क्या करें, क्लोरीन अंदर जाएगा, वाटर बाहर आएगा, तो इस तरह के कहते हैं हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म देगा। हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, ये आपको करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए, आपको यही होगा। तो मतलब आप देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 3 क्वेश्चन तो अभी तक आपने देख लिया, पूछ दिया, मतलब वेटेज अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि हर साल, किसी साल 1 2 3, लेकिन अच्छा वेटेज रहता है लगभग सभी साल में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने नीट 2026 का आपको एक्सप्लेन किया। एक हम छोटा सा जो है वीडियो शॉर्ट्स या यूं कहें 5 मिनट का रील बनाएंगे, जिसमें वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे बिफोर 10 ईयर्स में क्वेश्चंस की किस तरह के पैटर्न होते हैं, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आप मत पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, पीवाईक्यू को बार बार कीजिए, बार बार एनसीईआरटी पीवाईक्यू, इतना करके चलिए हमने जो है नीट 2026 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया।